नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। इसमें मैं लेकर आया हूँ प्रैक्टिस सेट नंबर 1 जो बाल विकास एवं शिक्षा पाठ से संबंधित है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखते हैं प्रश्न नंबर 1। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 यानी कि एनसीएफ 2005 में किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है? तो बी विकल्प हमारा सही हो जाता है। कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक होगी, ऐसा सुझाया गया था। प्रश्न नंबर 2, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। तो निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए कौन सा प्रावधान किया जा सकता है? तो समावेशित शिक्षा। आज के टाइम में समावेशी शिक्षा निःशक्त बालकों के लिए चल रही है। जो पिछड़े और मंदबुद्धि बालक होते हैं या फिर दिव्यांग बालक होते हैं, उनके लिए ये व्यवस्था चल रही है। 3 नंबर, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है। जब कोई उद्दीपन निरंतर दिया जाता है तो उसके द्वारा व्यवहार में जो अस्थायी परिवर्तन आता है उसको कहते हैं अभिप्रेरणा। अगर स्थायी परिवर्तन की बात की जाए तो वो हो जाता है अधिगम। प्रश्न नंबर 4, सीखने के प्रयास और भूल का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो सीखने का प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत कह सकते हैं, तो वो दिया है मिस्टर थॉर्नडाइक ने। इन्होंने 3 मुख्य नियम दिए हैं सीखने के: प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और 5 गौण नियम दिए हैं। 5 नंबर प्रश्न देखते हैं, बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किया है स्पीयरमैन ने। और पूछा जाए बुद्धि के त्रिखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किया है तो स्पीयरमैन ने। अगर पूछा जाए बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है तो थॉर्नडाइक हो जाता है। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है? श्रवण बाधित यानी कि जिनको सुनने की बाधा है, तो उनके लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। ब्रेल लिपि दृष्टिबाधित बच्चों के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 7, किस अभिक्षमता को AST के नाम से जाना जाता है? किस अभिक्षमता को AST के नाम से जाना जाता है? तो अधिगम सर्वेक्षण परीक्षण, अधिगम सर्वेक्षण परीक्षण को AST के नाम से जाना जाता है। 8 नंबर, मना स्नायु विकृति के रोग का लक्षण है। मना स्नायु विकृति के रोग का लक्षण है, तो विकल्प डी हो जाता है हमारा आशंका। प्रश्न नंबर 9, ब्रेल लिपि का प्रयोग निम्न में से किनके लिए किया जाता है? तो ब्रेल लिपि का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? प्रश्न विकल्प नंबर ए सही हो जाता है, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए, लोगों के लिए हम कह सकते हैं, चाहे बच्चों के लिए, लोगों के लिए। प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10, हम करके सीखते हैं। हम करके सीखते हैं, ये माँ बना है। हम करके सीखते हैं किसने कहा था? तो ये कहा था सिम्पसन ने कहा था हम करके सीखते हैं। बी लर्न्स बाय डूइंग। 11 नंबर प्रश्न, शैशवावस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था है। शैशवावस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था है, तो कौन सी अवस्था है? ये प्रथम अवस्था है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उसके बाद प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, तो प्रथम अवस्था है शैशवावस्था। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, एक प्रभावी शिक्षक के लिए आवश्यक है कि प्रभावी शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है? तो आवश्यक है कि वह संप्रेषण में निपुण हो, उसकी जो भाषाई कौशल अच्छा हो, बच्चों तक जो बात पहुंचाना चाह रहा हो वो पहुंचा पा रहा हो, बच्चे उसकी बात पे ध्यान दे रहे हों, बोलने की कला उसमें होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। अब देखते हैं 13 नंबर, भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है? तो भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा माना जाता है घर को। बच्चा सबसे पहले घर में भाषा को सीखता है, उसके बाद विद्यालय जाता है। प्रश्न नंबर 14, अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। किसने कहा था? अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है, तो ये कहा था मैकडूगल ने। विकल्प बी सही हो जाता है। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 15, उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता था? उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता था? तो ये वैदिक काल में होता था उपनयन संस्कार, जब बच्चे की शिक्षा प्रारंभ होती थी। प्रश्न नंबर 16, बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता है। बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता कौन है? तो टर्मन है बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता। विकल्प बी सही होता है हमारा। अगला प्रश्न 17 नंबर, बालक में क्रियाओं को नियमित करने तथा रुचि उत्पन्न करने के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी होता है? बालक में क्रियाओं को नियमित करने तथा रुचि उत्पन्न करने के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी होता है? तो इसमें होता है प्रेरणा। प्रेरणा से बालक नियमित कार्य करने लगता है, उसमें रुचि उत्पन्न होती है, उसको मोटिवेट किया जाए, मोटिवेशन मिले तो। सीखने की खेल विधि उपयोगी है। 18 नंबर प्रश्न, सीखने की खेल विधि उपयोगी है। युवावस्था हेतु, बाल्यावस्था हेतु, परिपक्वतावस्था हेतु या पूर्व बाल्यावस्था हेतु? तो 18 का हमारा सही हो जाता है विकल्प बी। खेल की अगर बात की जाए तो खेल की अवस्था होती है बाल्यावस्था और खिलौनों की आयु होती है पूर्व बाल्यावस्था। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं, बालक का विकास परिणाम है। बालक का विकास
परिणाम है। किसका परिणाम है? तो ये वंशानुक्रम का भी होता है, वातावरण का भी होता है। तो वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का, तो विकल्प डी हो जाता है हमारा सही। विकल्प डी सही होता है, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है बालक का विकास। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। मूल्यांकन का उद्देश्य, मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होता है? तो मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चा क्या सीखा है जानना, बच्चे के सीखने में आई कठिनाइयों को जानना, बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करना, उपरोक्त सभी। तो इसमें हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 21। सीखने का वह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है, ये कौन सा मॉडल है? तो रचनावादी मॉडल होता है जो बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है, सीखने का मॉडल। विकल्प ए सही हो जाता है। लॉरेंस कोलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। लॉरेंस कोलबर्ग ने विकास के क्षेत्र में किस विषय पर शोध किया था? तो विकल्प ए सही हो जाता है, नैतिक विकास। नैतिक विकास की बात आती है तो लॉरेंस कोलबर्ग का नाम लिया जाता है। प्रश्न नंबर 23। यदि आपकी कक्षा का बच्चा सी को डी तथा डी को सी लिखे पढ़े तो वह कौन सा रोग से पीड़ित है? आपकी कक्षा का बच्चा सी को डी को सी लिखे और पढ़े तो कौन से रोग से ग्रसित होता है? तो हो जाता है डिसलेक्सिया, पठन विकार। अगला प्रश्न, तनाव और क्रोध की अवस्था है। तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सी होती है? तो किशोरावस्था, जिसको स्टैनले हॉल ने कहा था किशोरावस्था तनाव और तूफान की अवस्था है। तो विकल्प डी सही हो जाता है हमारा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 25। विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? तो हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प सी, आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। प्रश्न नंबर 26। गर्भधारण से शिशु के जन्म की अवधि को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं प्रसव पूर्व काल। डी ऑप्शन सही हो जाता है हमारा। आईपीसी का पूर्ण अर्थ है, आईपीसी का पूर्ण अर्थ क्या है? तो भारतीय दंड संहिता। अगला प्रश्न देखते हैं 28 नंबर। बुद्धि का एकल घटक या एकल अव्यय सिद्धांत दिया था। बुद्धि का एकल घटक या एकल अव्यय सिद्धांत किसने दिया था? तो अल्फ्रेड विने ने बुद्धि का एकल घटक सिद्धांत दिया था। 29 नंबर। बच्चे सबसे अधिक सीखते हैं जब वे क्या करते हैं? तब सबसे अधिक सीखते हैं स्वयं पढ़ने लिखने का प्रयास करते हैं, ज्ञानी शिक्षक को चुनने में सक्षम हो, किसी वयस्क द्वारा समर्थित छोटे समूह में सीखते हैं। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाता है सी, किसी वयस्क द्वारा समर्थित छोटे समूह में सीखते हैं। प्रश्न नंबर 30। मास्लो का सिद्धांत ... पर आधारित है। मास्लो का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो आवश्यकताओं पर आधारित है। आवश्यकताओं पर आधारित है मास्लो का सिद्धांत। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट।